नमस्कार, स्वागत है आपका एक बार फिर से सत्ता की हलचल, गपशप और कानाफूसी पर आधारित हमारे इस खास कार्यक्रम में। तो चलिए शुरू करते हैं पावर सेंटर। वो जिनकी पहुंच में सब कुछ है, लेकिन जब अपनी बारी आती है तो उन्हें तरसना पड़ता है, इंतज़ार करना पड़ता है और न्याय के लिए दूसरी ओर देखना पड़ता है। हमारे यहाँ कहा जाता है कि अगर देर से कोई न्याय मिले तो वो अन्याय की तरह है। तो उत्तर प्रदेश की सरकार में आईएएस अफसरों के प्रमोशन में भी कुछ इसी तरह के मामले देखने को मिले हैं। अगर कहा जाए कि सरकार अफसरों को प्रमोशन तरसा कर दे रही है तो कोई इसमें आश्चर्यजनक बात नहीं होगी, क्योंकि यूपी में आईएएस अफसरों के प्रमोशन का मामला पिछले काफ़ी समय से गरमाया है। ख़ास तौर से 1990 बैच के आईएएस अफसरों का, जिनको पिछले 3 सालों से प्रमोशन नहीं मिल पा रहा था। इसकी वजह से यूपी के 10 आईएएस अफसर एसीएस नहीं बन पा रहे थे। लेकिन फ़िलहाल मुख्यमंत्री ने अब उनके प्रमोशन को हरी झंडी दी और उनकी डीपीसी हुई और आदेश जारी होने के बाद यूपी के 10 आईएएस अफसर अब एसीएस बन गए हैं। ये एक लंबी प्रक्रिया गुजरी, एक लंबा इंतज़ार करना पड़ा और उन लोगों को करना पड़ा जो सीनियर मोस्ट लेवल पर हैं। तो सोचिए कि मलाल तो होगा, उनको स्वाभाविक है, क्योंकि उन पर प्रदेश की सरकार की बड़ी बड़ी योजनाओं को लागू करने की जिम्मेदारी है। उनके पास बड़े बड़े विभाग हैं, उन विभागों के वो सर्वे सर्वा हैं, लोगों को इंसाफ देने का काम करते हैं। लेकिन जब खुद इंसाफ की बात आती है तो वो अपने लिए तरसते हैं। वैसे प्रमोशन एक सामान्य प्रक्रिया है, हर साल हो जाती है, लेकिन प्रमुख सचिव से एसीएस रैंक में प्रमोशन ना होना, इसको ब्यूरोक्रेसी में अफसरों के बीच अहम की लड़ाई के तौर पर देखा जा रहा था, जिसके चलते पिछले 2.5-3 साल से 10 आईएएस अफसरों को प्रमोशन नहीं मिल पा रहा था। अपने ही कैडर के लोगों के हाथों वो भेदभाव का शिकार बने जा रहे थे। वर्ष 2021, 2022 और 23 हर साल जनवरी में आईएएस अफसरों का बैच प्रमोशन पाता है और 2021 में इन 10 आईएएस अफसरों को प्रमोशन मिल जाना चाहिए था, लेकिन डीपीसी 3 साल से नहीं हुई। अब ये लोग प्रमोट हुए हैं, उसमें अगर हम अर्चना अग्रवाल को छोड़ दें 10 में से, तो वो चूँकि केंद्र सरकार में तैनात हैं, बाकी 9 आईएएस अफसर यहीं लखनऊ में तैनात हैं, जिसमें नितिन रमेश गोकरण, अनीता सिंह, हिमांशु कुमार, कल्पना अवस्थी, दीपक कुमार, जितेंद्र कुमार, रजनीश गुप्ता, सुधीर बोबड़े और सुधीर गर्ग, ये सारे नाम हैं। इनमें से बहुत सारे लोगों की नौकरी, किसी की 1 साल बची है, किसी की 2 साल बची है। लोग नौकरी के अंतिम दौर में हैं, लेकिन प्रमोशन में भेदभाव ने उनके मनोबल पर एक विपरीत असर डाला। कौन है जो उनके प्रमोशन की राह में अब तक रोड़े अटका रहा था? एक चर्चा दबे खाने ये थी कि अगर 1990 बैच के अफसर एसीएस बन गए तो वो पंचम तल में मुख्यमंत्री कार्यालय के पद के दावेदार हो जाएंगे। बताया ये जाता है कि मुख्यमंत्री के जो कार्यालय में एसीएस है इस समय सिर्फ एक है, एसपी गोयल, और एसपी गोयल को यूपी में एसीएस बनने पर 2 अफसरों से ज़्यादा खतरा था कि अगर कोई और एसीएस बन गया तो मुख्यमंत्री एसीएस 2 भी नियुक्त कर सकते हैं अपने यहाँ। उसमें 2 बड़े महत्वपूर्ण नाम हैं। एक नाम है नितिन रमेश गोकरण का, जो आवास के और सेल टैक्स के प्रमुख सचिव थे, अब एसीएस हो गए, और दूसरा नाम है बेसिक और माध्यमिक शिक्षा के प्रमुख सचिव दीपक कुमार का, वो भी आज एसीएस हो गए। ये दोनों अफसर पंचम तल के दावेदार हैं और बताया जाता है कि ये एसीएस ना बन पाए, इसकी वजह से डीपीसी नहीं हो पा रही थी। हालांकि इस बात में कितनी सच्चाई है, ये ब्यूरोक्रेसी में प्रमोशन न देने वाले और प्रमोशन की चाह रखने वालों के बीच का मामला है। लेकिन जब कोई चर्चा आती है, कहीं कानाफूसी में बात उठती है, तो वो जनता के सामने बात आनी चाहिए। कहते हैं कि कोई चीज़ तरसा के मिली है, उसका स्वाद
उतना मीठा नहीं रह गया। लोग बधाइयाँ भी ले रहे हैं तो बेमन से ले रहे हैं कि चलिए हाँ हो गया, 3 साल से तो हो नहीं रहा था, बड़ी लड़ाई के बाद कोई खुशी नहीं, उत्साह नहीं बचा। अब बात उत्तर प्रदेश के सबसे चर्चित और भ्रष्टाचार में काफ़ी नाम कमा रहे महकमे की, बिजली विभाग की। बिजली विभाग में ऊपर से नीचे तक माला माल अफसरों की कमी नहीं है। बिजली भले ना आवे, हड़ताल जो चाहे जितना बड़ा घोटाला हो जाए, लेकिन विभाग के सेहत पे ज़्यादा असर पड़ता नहीं है। अभी पिछले दिनों आपने देखा कि बिजली विभाग की बहुत बड़ी हड़ताल हुई। यूपी में 14 निदेशकों के चयन को रद्द कर दिया गया जिसमें भ्रष्टाचार के आरोप थे, लेकिन देवराज पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। वो चेयरमैन है बिजली विभाग के, आज भी बने हुए हैं वो लेकिन इस विद्या में नाम कमाने वाले कोई वो अकेले अफसर नहीं हैं। उनके नीचे भी जितने चेले चापड़ हैं वो भी जमकर नाम कमा रहे हैं। और आप दूसरे शब्द में कह सकते हैं कि कुछ तो भ्रष्टाचार के शिरोमणि बन गए हैं, जिनको अब सम्मान देना चाहिए, जिनके ऊपर मुकुट पहना देना चाहिए। वैसे तो उत्तर प्रदेश में बिजली विभाग में 5 डिस्कॉम हैं, लेकिन जहां पूरी सरकार बैठी है, राजधानी लखनऊ में मध्यांचल विद्युत वितरण निगम, वहां पर चिराग तले ही अंधेरा फैला है। भ्रष्टाचार का एक अप्रतिम उदाहरण हम आपको दिखाएंगे, पक्षपात का। और क्या ये गलती मानी जाए? क्या ऐसी गलतियां किसी लोभ के लिए की जाती हैं? क्या जानबूझकर ऐसी गलतियां नहीं की जाती? आप इस खबर से समझेंगे। मध्यांचल विद्युत वितरण निगम के एमडी हैं भवानी सिंह खंगा राउत। भवानी सिंह खंगा राउत जब से आए हैं तब से उन्होंने कई मनमाने फैसले किए हैं और मध्यांचल की हालत दिन ब दिन पतली होती जा रही है। एक ताज़ा मामला आप सुनिए कि भवानी सिंह खंगा राउत ने एक मुकेश गर्ग के नाम के अधीक्षण अभियंता यानी एसी पर इतनी मेहरबानी कर दी जितनी मेहरबानी आज तक बिजली विभाग के इतिहास में किसी नहीं हुई होगी। कैसे? भवानी सिंह खंगा राउत एक तो किसी से मिलते नहीं और वो बिजली विभाग को बिना नियम कानून के चलाना चाहते हैं। उन्होंने एक इतिहास पलटा। उन्होंने एसी हैं अधीक्षण अभियंता मुकेश गर्ग को 3 चार्ज दे दिए। ठीक है, एक अफसर को 3 चार्ज देना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन चार्ज क्या होता है वो सुनिए। मध्यांचल में एक पद है पूरे प्रदेश में SEMM का, यानी कि जो मटेरियल को खरीद करेगा, मेंटेनेंस करेगा, वो एक पद है SEMM का, वो उन्होंने मुकेश गर्ग को दे दिया। दूसरा एक महत्वपूर्ण पद है क्वालिटी कंट्रोल, SC क्वालिटी कंट्रोल या इक्वेटर, यानी कि जो सामान खरीदा जाएगा पूरे मध्यांचल में 19 जिलों के लिए डिस्कॉम में, उसका वो सामान की जांच करेंगे। यानी कि पहले वो टेंडर करेंगे वही MM से और इक्वेटर से वही उसकी जांच भी करेंगे। जो भी मटेरियल खरीदा जाएगा उनकी देखरेख में होगा। तीसरा चार्ज दिया उन्हें AC वर्कशॉप का। पूरे मध्यांचल में भी एक ही पद है AC वर्कशॉप का, बहुत बड़ा पद माना जाता है। ये सारे सामान मतलब ये है कि जो मटेरियल MM से ख़रीदा जाएगा पूरे प्रदेश की सप्लाई, वो मटेरियल की जांच भी गर्ग साहब ही करेंगे और उस सामान को गर्ग साहब ही अपने वर्कशॉप में लगाएंगे। यानी कि खरीदेंगे भी वही और वही खपत करेंगे, वही टेंडर निकालेंगे। तो चेक बैलेंस कहाँ होगा? जांच कौन करेगा? और ये छोटी मोटी खरीद नहीं होगी, ये 25 करोड़ 50 करोड़ 100 करोड़ इस तरह की खरीद होगी। तो आप ट्रांसफार्मरों के लिए तेल खरीदे जाते हैं, वायर्स खरीदे जाते हैं, बहुत सारे पार्ट खरीदे जाते हैं, हर साल कई करोड़ की खरीद होती है। उसके लिए बाकायदा MM डिपार्टमेंट बना हुआ है, उसका मुखिया मुकेश गर्ग, और जो सामान की जांच करेगा, खरीद के मंगाएगा, उसका मुखिया मुकेश गर्ग, और जहां सामान की डिलीवरी होगी, खपत होगा, लगेगा, उसका भी मुखिया मुकेश गर्ग। तो आप सोचिए कि खंगा राउत के दम पर इस समय मुकेश गर्ग का उत्तर प्रदेश के बिजली महकमे में दबदबा चल रहा है। और ये दबदबा ऐसा है कि उनसे बड़े बड़े इंजीनियर डरने लगे हैं। लेकिन इस तरह के घोटाले, इस तरह के चार्ज को कोई अनुमति नहीं मिलनी चाहिए। लेकिन हैरत किसी बात की नहीं है, क्योंकि जब देवराज 14 थी
निदेशक नामित कर सकते हैं। 1 साल की जांच के बाद उनकी नियुक्ति खारिज हो गई, उसके बाद भी आज तक देवराज पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो खंगा राउत ने तो उससे कोई बहुत बड़ा काम तो किया नहीं है, एक इंजीनियर पर मेहरबानी की है, सारा बजट लुटा दिया है उस पर। कहने को जीरो टॉलरेंस की नीति है, लेकिन टॉलरेंस में भी कितना बड़ा टॉलरेंस चल रहा है कि अब आम आदमी के टॉलरेंस के बाहर होता जा रहा है। सुनने वाला भी सोचेगा, कान पे हाथ रख लेगा कि कैसे इस तरह की चीज़ें होती हैं और कोई इन पर कार्रवाई करने वाला नहीं। मंत्री जी ने बड़ी हिम्मत की थी, एक जांच कराई, लेकिन अभी भी अरविंद कुमार शर्मा जैसे ईमानदार छवि के मंत्री को, जिन्होंने पहली बड़ी चुनौती पार की है, देवराज जैसे अफसर पर लगाम लगाना उनके लिए एक चुनौती बना हुआ है। ज़रूरत इस बात की है कि देवराज को संरक्षण कहाँ से मिलता है, इतने भ्रष्टाचार करने के बाद उनके डिस्काम के एमडी इस तरह से फैसले कैसे करते हैं, आखिर इसको कोई देखने वाला है कि नहीं है, या जनता की गाढ़ी कमाई को अधिकारी ऐसे ही सिंडिकेट बनाकर लूट खसोट करके बंदर बांट कर देंगे। बिजली के उपभोक्ता हम आप सब हैं, एक आम आदमी भी है, एक आईएएस अफसर भी है, जज भी है, मंत्री भी है। इस प्रदेश में जितने लोग रहते हैं सबको ज़रूरत है और सब बिजली का बिल देते हैं, लेकिन उस बिजली के बिल पर ये अफसर कैसे मौज मस्ती कर रहे हैं, ये एक आपके सामने जीता जागता उदाहरण है, एक नमूना है। जिसे ढूंढा गली गली वो पड़ोस में मिली, जिनके ऊपर ठप्पा लगा था कि ये बहुत ईमानदार हैं। उनकी गिनती उत्तर प्रदेश के आईएएस अफसरों में ऐसी होती थी कि उन पर कोई दाग नहीं लग सकता, लेकिन आज वो दो बड़े घोटाले में फंस चुकी हैं और नाम है उनका अपर्णा यू। 2001 बैच की आईएएस अफसर अपर्णा यू अब उत्तर प्रदेश से बाहर आंध्र प्रदेश में एक घोटाले में फंस गई हैं। ये ताज़ा मामला उनके पति की गिरफ्तारी से जुड़ा है। मतलब यह है कि मैडम के हस्बैंड अरेस्ट हो चुके हैं ऑलरेडी, वो अब इस समय जेल में हैं। ये मामला आंध्र प्रदेश का है, जहां की सीआईडी ने अपर्णा यू के पति जीवीएस भास्कर को पिछले सप्ताह नोएडा से गिरफ्तार कर लिया है। अब आप देखिए कि जो उत्तर प्रदेश में एकदम ईमानदारी की चादर ओढ़े घूमती थी, वो यहाँ पर तो इतने बड़े पीएफ घोटाले में सीबीआई जांच में फंसी ही थी। वो आंध्र प्रदेश में डेपुटेशन पर गई थी, वहाँ भी उन्होंने एक बहुत बड़ा कारनामा कर दिया और वो कारनामा अब खुला है। ये बात है 2015 से 17 की, जब अपर्णा यू उत्तर प्रदेश से आंध्र प्रदेश में डेपुटेशन पर गई थी। डेपुटेशन पर उनकी वहाँ पर तैनाती हुई थी, स्किल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट है वहाँ का, उसमें डिप्टी सीईओ के पद पर। उन्हीं दिनों वहाँ पर टीडीपी की सरकार थी, तेलुगु देशम पार्टी की, जिसमें सीमेंस कंपनी के साथ एक प्रशिक्षण देने को लेकर समझौता हुआ। बताया जाता है कि यह समझौता लगभग 3300 करोड़ का था पूरे प्रदेश के लिए। इसमें 10% धनराशि ही स्टेट गवर्नमेंट को देनी थी और इसी सीमेंस कंपनी के साथ पहले अपर्णा यू के पति नौकरी करते थे, बाद में उन्होंने छोड़ दिया। एक डिज़ाइन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी नाम का कोलैबोरेशन था। इस कंपनी ने आंध्र प्रदेश में जो कौशल मिशन के तहत प्रशिक्षण दिया जाता है उसके लिए टेंडर हुए। टेंडर में जब हो रहे थे तो ये जो भास्कर साहब थे जीवीएस, ये अक्सर वहाँ कार्यालय आते जाते थे, इनकी मैडम वहीं तैनात थी, लेकिन कोई आदमी ये नहीं जानता था कि ये मैडम के हस्बैंड हैं। ये बात छुपाए रखी गई और जो सॉफ्टवेयर 58 करोड़ रुपए का था उस पर 241 करोड़ रुपया से ज़्यादा वसूला गया। अब जब नोएडा में इनके पति को छापा मारकर सीआईडी ने आंध्र प्रदेश की गिरफ्तार किया, तब ये मामला सुर्खियों में आया। भास्कर ने कौशल विकास मिशन की जो परियोजना थी उसमें जो घोटाला हुआ, उसमें सॉफ्टवेयर का असली मुद्दा है और इस सॉफ्टवेयर में भास्कर ने तमाम सारे चेंजेस कराए, मनमानी की और उसी हिसाब से पैसा वसूला। 241 करोड़ के घोटाले में जब गिरफ्तारी हुई तो हंगामा मचना स्वाभाविक था, क्योंकि मैडम भी देर सवेर इस घेरे में आएंगी। महत्वपूर्ण बात यह है कि अपर्णा यू इससे पहले उत्तर प्रदेश में बिजली विभाग के पीएफ घोटाले में फंसी हुई हैं। वहाँ 4000 करोड़ रुपया
दीवान हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड को देने के मामले में सीबीआई जांच कर रही है। उस समय आलोक कुमार बिजली विभाग के चेयरमैन थे और अपर्णा यू एमडी थी। अपर्णा यू उसके बावजूद बची रहीं और उन्हें उत्तर प्रदेश में एनएचएम का एमडी बनाकर रखा गया। लेकिन उनकी ईमानदारी यहाँ तो शांत रह गई उत्तर प्रदेश में, लेकिन वो आंध्र प्रदेश में बोल पड़ी, और जब बोली तो परिवार कुनबा सब लिपट गया उसमें। अब पति देव जेल में हैं और मैडम का कुछ पता नहीं है। 2001 बैच की आईएएस अधिकारी किस तरह से यूपी में पंचम तल की चहेती अफसरों में हैं, लेकिन उनके दामन पर अब दाग बहुत बड़े बड़े लग रहे हैं। अब इसको धोना बड़ा कठिन होगा। ये आने वाले वक्त में तय होगा कि अपर्णा जेल जाएंगी या बचेंगी। लेकिन जिस तरह से वहाँ की सीआईडी ने तत्कालीन वहाँ के चेयरमैन को कौशल विकास मिशन के नामजद किया है और भास्कर की गिरफ्तारी की है, उससे साफ है कि अपर्णा का बचना बहुत कठिन है। फिलहाल आईएएस अफसर हैं, तत्कालिक तौर पर उनकी सीधे गिरफ्तारी नहीं हो सकती, परमिशन लेनी पड़ेगी। लेकिन आखिर कितने दिन, आज नहीं तो कल। और अब बात उत्तर प्रदेश की सबसे चर्चित खबर की, जिस पर सबकी नज़र थी, डीएस चौहान के रिटायरमेंट का मामला। पिछले 11 महीने से डीएस चौहान यूपी में कार्यवाहक डीजीपी के तौर पर काम कर रहे थे, लेकिन तमाम कयासों और अटकलों के बीच आखिरकार उनकी विदाई हो गई। उनको सेवा विस्तार नहीं मिला। लोग ये कह रहे थे कि सरकार आखिरी वक्त में कोई नाम का पैनल भेज देगी यूपीएससी को और हो सकता है कि डीएस चौहान परमानेंट डीजीपी बन जाएं। लेकिन अब उनकी जगह सरकार ने उन्हीं के बैच के 1988 के आर.के. विश्वकर्मा को उत्तर प्रदेश का नया कार्यवाहक डीजीपी नियुक्त किया है। विश्वकर्मा इसमें भर्ती बोर्ड के डीजी थे, उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती बोर्ड। वो भी 2 महीने बाद रिटायर होने वाले हैं, यानी कि अप्रैल और मई, उनकी नौकरी मात्र 2 महीने ही बची है। तो इसमें यह बात साफ हो जाती है कि 2 महीने तक हो सकता है कि अब वो यही कार्यवाहक डीजीपी रहें। उसके बाद या इस बीच राज्य सरकार कोई पैनल भेजे केंद्र को, तो जो पूर्णकालिक कोई डीजीपी के नाम पर निर्णय हो, अन्यथा फिर मई में बात आएगी। लेकिन इतनी सब कवायद हुई, इतनी सब किस्से चले, कयास चले, लेकिन पिछले दिनों जब आधी रात को सरकार ने 1990 बैच के आईपीएस अफसरों की डीपीसी कर दी 6 लोगों की, और जिसमें प्रशांत कुमार का नाम था एडीजीएलओ का, तब तमाम हवाएं बदल गई, समीकरण अचानक से बदलते दिखाई पड़ने लगे। ऐसा माना जाने लगा कि सरकार ने जो 6 स्पेशल डीजी बनाए हैं, उसमें प्रशांत कुमार को कार्यवाहक डीजीपी का चार्ज देने के लिए यह व्यवस्था की गई है कि चौहान के जाने के बाद प्रशांत कुमार चूँकि एडीजी हैं, तो वो लंबे समय तक न कंटिन्यू कर सकेंगे। ऐसे में उन्हें स्पेशल डीजी बनाकर ये पद दिया जा सकता है। लेकिन इस राह में कई तकनीकी अड़चनें थीं। अगर प्रशांत कुमार को कार्यवाहक डीजी का चार्ज दिया जाता तो उनको 28 अफसरों को सुपरसीड करना पड़ता। उनके ऊपर 87 बैच, 88 बैच, 89 बैच, और उनका खुद जो 90 का बैच है उसमें 15 आईपीएस अफसर हैं। तो एक बड़ी तकनीकी थी समस्या। तो उसका तोड़ यही था कि जो सीनियर मोस्ट हैं, मुकुल गोयल का चूँकि होना नहीं था, वो भी उनकी नौकरी फरवरी तक है, 24 तक, तो उसके बाद आर.के. विश्वकर्मा सरकार की पसंद बने। आपको याद होगा कि जब मायावती की सरकार हुआ करती थी, तब भी उसने 2 बार स्पेशल डीजी बनाए थे। उसमें विक्रम सिंह भी थे और उसके बाद बृजलाल को भी स्पेशल डीजी बनाया गया था, और ये दोनों आगे चलकर पूर्णकालिक डीजीपी बने उत्तर प्रदेश के, और दोनों ने काफ़ी नाम कमाया। अब राजकुमार विश्वकर्मा को डीजीपी का चार्ज दे दिया गया है। प्रशांत कुमार को भी सरकार ने एक अतिरिक्त चार्ज ईओडब्ल्यू का दे दिया कि भाई आपका भी सम्मान हम बढ़ाते हैं। लेकिन ये सब जो झंझट हुआ, ये जो कयास हुआ, अब इसके बाद सवाल फिर वही है कि आखिर फिर वही कार्यवाहक, कब तक कार्यवाहक, ये एक बड़ी बात है। लेकिन जाते जाते उत्तर प्रदेश में हम डीएस चौहान जो डीजीपी रहे 11 महीने तक कार्यवाहक, उनकी कुछ चीज़ों पर नज़र डालेंगे ज़रूर।
क्योंकि चौहान ने एक कहा जाए एक रोल सेट किया, एक मॉडल सेट किया और अपने चरित्र से भी उत्तर प्रदेश पुलिस में कई सारे मैसेज दिए। चौहान ने पुलिस की छवि को बेहतर बनाने के लिए अच्छा तालमेल मीडिया, समाज और सरकार के बीच बनाया। डीएस चौहान के योगदान को पुलिस में तमाम उपलब्धियों के तौर पर भी आप देख सकते हैं। उन्होंने पुलिस को एक नया बैज भी दिया, आईपीएस अधिकारियों के काफ़ी सम्मान बढ़ाया। जब तक वो कार्यवाहक डीजीपी रहे, कभी उन्होंने डीजी का बंगला नहीं लिया, उस तरह का वो प्रोटोकॉल नहीं लेते थे, उस तरह का वाहन वो इस्तेमाल नहीं करते थे। एक उन्होंने पैटर्न सेट किया और एक नैतिकता का जो तकाजा था उसको उन्होंने निभाने की कोशिश की। तो डीएस चौहान का कार्यकाल एक सफल अफसर के तौर पर उत्तर प्रदेश में देखा जाएगा और वो निश्चित ही ईमानदारी के साथ यूपी पुलिस को आगे ले जाने में वो कामयाब रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन आज फिर एक कार्यवाहक डीजीपी मिलने पर ये बात ज़रूर उठती है कि आखिर क्यों ऐसा है कि सरकार पूर्ण डीजीपी नियुक्त नहीं कर पा रही है। पूर्णकालिक की व्यवस्था में केंद्र और राज्य के बीच जो सामंजस्य दिखना चाहिए वो क्या उसका अभाव है, क्या तालमेल की कोई कमी है, कुछ इस तरह की बातें क्यों होती हैं। ये इतने बड़े बड़े पदों पर ऐसे टेम्पररी तौर पर कब तक काम चलाया जाएगा। लेकिन तमाम सारे सियासत के नफ़ा नुकसान हैं। इतना ज़रूर है कि जाते जाते जो डीजी कारागार थे आनंद कुमार को सरकार ने संट कर दिया, उनके साथ एक महत्वहीन विभाग में उनको ले जाकर डाला और कहा जाए उनके साथ के लोगों को ताकत दी गई, जिसमें 88 बैच के विजय कुमार हैं, उनको निदेशक बना दिया गया। उनके पास सीबीसीआईडी का चार्ज था। लेकिन आनंद कुमार इतनी आसानी से पीछा छोड़ देंगे, अभी इसमें बड़ा वक्त है, क्योंकि उनकी नौकरी अभी अगले साल अप्रैल 24 तक है। तो अभी तो 1 साल से ज़्यादा का समय उनकी नौकरी में बचा है। तो जब भी कोई नाम जाएगा डीजीपी परमानेंट करने के लिए, उसमें आनंद कुमार का नाम मजबूरी होगी भेजना, उनका नाम रहेगा। वो एक दावेदार के तौर पर अभी उत्तर प्रदेश में बरकरार रहेंगे। राजा जिसको चाहे, वो चाहे कार्यवाहक हो चाहे ना हो, काम तो अधिकार तो सब पावर तो वही रहती है। तो विश्वकर्मा साहब भी अब 2 महीने तक कार्यवाहक डीजीपी के तौर पर अगर काम करेंगे तो उनके भी कैरियर में विभागाध्यक्ष के तौर पर इतनी बड़ी पुलिस फोर्स को लीड करने का एक सुनहरा मौका है। और उनकी जो छवि रही है, उनका जो व्यवहार है वो शालीन है, वो उत्तर प्रदेश पुलिस को कुछ न कुछ देकर ही जाएंगे। बहरहाल पावर सेंटर में आज बस इतना ही, और जाते जाते आज जनता की आवाज़ को फिर बुलंद किया जाएगा उदय प्रताप सिंह की कुछ रचनाओं के साथ। तो सुनिएगा कि 1 2 10 का नहीं, आवाम का हमराज हूँ और बात कहने की दिशा में मैं एक नया अंदाज हूँ। दिल या कानों की जगह मस्तिष्क से मुझको सुने, क्योंकि मैं गायक नहीं, मैं देश की आवाज़ हूँ। नमस्कार।